हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कितने टोटल प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो कैसा होता है। बड़ा क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है या सभी लॉन्ग आंसर होते हैं। तो एक एक करके इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं जो रसायन विज्ञान का पेपर होता है, यह कुल 100 नंबरों का आपका पेपर है। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें दो पार्ट हैं आपके। 100 नंबर में आपका 70 नंबर जो होता है ये लिखित परीक्षा आपको देनी है और 30 नंबर जो होता है यह आप प्रैक्टिकल देते हैं। 30 नंबर आपका क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है ना। अब 70 नंबर का जो आपका ये पेपर है लिखित, ठीक है ना, इसमें आपको कम से कम 23 नंबर एग्जाम में लाना है। ठीक है ना। और प्रैक्टिकल में कम से कम आपको 10 नंबर आना चाहिए। तो दोनों मिलके कितना हो गया? 35 नंबर। तो रसायन विज्ञान के पेपर में आपको पास होने के लिए मिनिमम कितना नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए और ये नंबर आपको पाना ही पाना है। तो ये प्रैक्टिकल का तो आप फाइल बनाते हैं, वाइवा होता है, वो चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, ये अलग चीज है। यहां पर आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो 70 मार्क्स पे होना चाहिए कि जो 70 मार्क्स हैं आपके, ये किस तरीके से आप गेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे या कितना गेन कर पाएंगे। या आपका 70 नंबर के लिए आपका एग्जाम होता है जो कि क्या है, आपका लिखित परीक्षा जो हमने लिखा है वो लिखित परीक्षा आपका 70 नंबर का होता है। इसमें जो प्रश्नों का स्वरूप होता है, अगर हम बात करें कि इन 70 नंबरों के लिए आपके जो प्रश्न का पैटर्न है, प्रश्न का पैटर्न कैसे आता है पेपर में, तो अभी तक जो पेपर का स्वरूप है उसमें आपका देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वह आपका होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न भी कहते हैं और ये टोटल आपके 6 प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का। टोटल 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये हो गए आपके कितने? एक एक नंबर के 6 प्रश्न हो गए। दूसरा आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिसको आप कह सकते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। यानी इन प्रश्नों का जवाब आप केवल और केवल एक वर्ड में दे सकते हैं और इन प्रश्नों की जो संख्या आपके सामने, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की जो संख्या होती है यह होती है टोटल 8 और ये 2-2 नंबर के होते हैं और ये हो गया 16 नंबर। ठीक है ना। ये जो 8 प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें 4-4 प्रश्न करके आपके 2 सेक्शन बने होते हैं, यानी 4 एक सेक्शन में और 4 दूसरे सेक्शन में, टोटल 8 हो गया। तीसरा आपका एक पार्ट इसमें होता है लघु उत्तरी प्रश्न का। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न, और इसमें आपके आते हैं प्रश्न 4 और ये 3-3 नंबर के होते हैं। कितना हो गया? 12 नंबर हो गया। ठीक है। चौथा प्रश्न भी आपका आता है लघु उत्तरी, लेकिन ये थोड़ा सा पहले वाले से आपका थोड़ा सा आंसर इसका बड़ा होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं और 4-4 नंबर इसमें भी आपको गेन करने होते हैं, यानी ये 4-4 नंबर के 4 प्रश्न हो गए, 16 नंबर हो गया। पांचवा प्रश्न जो आपका आता है वह आता है विस्तृत उत्तरी। विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होता है इसमें आपको 2 प्रश्न करने होते हैं 5-5 नंबर के। कितना नंबर हो गया? 10 नंबर हो गया। और ये आप जोड़ लीजिए, 6 2 8, 6 14 और 6 20, 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। इस तरीके से यह आपका क्या हो गया? टोटल 70 नंबर का आपका प्रश्न यहां पर देखने के लिए मिलता है। ये यहां पे देख लीजिए, ये टोटल जो आप करेंगे तो प्रश्नों का यह स्वरूप आपके सामने निकल के आता है। इस तरीके के आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि कितने नंबर का आपका जो प्रश्न का ये पैटर्न है, इस तरीके का आपका प्रश्न आता है। अब पेपर के स्वरूप की अगर हम बात करें, ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्वेश्चन पैटर्न कैसा है इस तरीके का। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम आपसे बात करें कि जो पेपर का स्वरूप है आपका, ठीक है ना, वह किस तरीके का होगा, तो इसकी अगर हम बात करें आपके पास, आपके सामने, ये तो आपने देख लिया कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर अब हम अगर डिस्कस करने लगे
केमिस्ट्री का जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है यह आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपके 6 क्वेश्चन आते हैं और ये 1-1 नंबर के होते हैं, ये 6 नंबर का हो गया, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है यह भी आपका होता है अति लघु उत्तरी, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है और ये संख्या होती है 4 की और 2-2 नंबर के होते हैं, तो ये हो गया 8 नंबर का, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न आता है आपका पेपर में यह भी आपका होता है अति लघु उत्तरी और यह भी आपका होता है कितने का, 4 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, कितना हो गया 8 नंबर हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका शुरू होता है यह होता है लघु उत्तरी। लघु उत्तरी प्रश्न, यह प्रश्न आपका होता है 4 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के, कितना हो गया ये 12 नंबर, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 शुरू होता है यह भी होता है आपका लघु उत्तरी और यह भी क्वेश्चन आपका होता है 4 और कितने नंबर का, ये हो जाता है 4 नंबर का, कितना हो गया 16। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शुरू होता है और ये होता है विस्तृत उत्तरी, यानी इसमें आपको विस्तार से उत्तर देना है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। और इसी में आपको 6वें क्वेश्चन में आपको मिलता है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 5 नंबर के, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने आता है वह भी आपका है विस्तृत उत्तरी और यह भी आपका होता है प्रश्न, इसमें भी 2 प्रश्न आपको करने होते हैं और ये 5 नंबर का होता है, 10 हो गया। अब जोड़ लीजिए 6 2 8 8 16, 6 22 8 30 का 0 हासिल 3 1 2 3 1 4 और 3 7। तो इस तरीके से आपका टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने का हो गया 70 नंबर का हो गया। अब पेपर में टोटल प्रश्न कितने आ गए, टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन आपको कितने करने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो 6 क्वेश्चन यहां, 4 क्वेश्चन यहां, 10 हो गया, 4 14, 4 18, 4 22 और 2 24 और 2 26। तो पेपर में टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं 26 क्वेश्चन करने। इसमें सबसे कम समय के क्वेश्चन आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कम समय में आप ले सकते हैं। अब इन 26 क्वेश्चनों में आपको यह देखना है कि किसको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूरे पेपर में सबसे स्कोरिंग जोन जो होता है यह होता है, इसमें आप अच्छा स्कोर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इस जोन में आपका ये सेफ जोन माना जाता है। इसमें आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें बहुत बड़े आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं और इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आपका 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है यह हमेशा आपका केमिस्ट्री सेकेंड पेपर से आता है। केमिस्ट्री सेकेंड पेपर की आप लोग बुक पढ़ रहे हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। 6वां क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे होंगे, 6वां क्वेश्चन यहां पर जो है, ये 6वां क्वेश्चन आपका आता है, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। इन दोनों में से एक ही आपको करना होता है, ये दोनों ऑप्शन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैसे प्राप्त करोगे ये भी करेंगे और कैसे क्या होता है जब ये भी आप करेंगे, दोनों में से कोई एक ही सेक्शन आपको करना है और ये आपका 6वें क्वेश्चन में होता है। 7वें क्वेश्चन में आपका कुछ बनाने की, जैसे डाइमेथिल एथर बनाना हो, एथिल एल्कोहल बनाना हो, ग्लूकोज कैसे बनता है इसके 5 गुण लिखिए, ये सारी चीजें आपके इन विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में आती। अब थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं कि जो रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में एक डर सा बैठ गया है कि रसायन विज्ञान में कैसे पढ़ें या कैसे नंबर लाएं।
तो थोड़ा सा इसमें हम आपकी हेल्प ये कर दे रहे हैं कि चैप्टर वाइज हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दे रहे हैं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आपका, कितने नंबर का प्रश्न आता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आप केवल सेकंड पेपर पढ़ते रहे और सेकंड पेपर से पता चले कि 10, 12, 15, 20 नंबर का ही प्रश्न है और फर्स्ट पेपर आप पढ़े ही नहीं जिससे पता चले कि आपका 20, 50 नंबर का प्रश्न आ गया, तो आपका काम उसमें खराब हो जाएगा। ठीक है ना। आप रसायन विज्ञान की 2 किताबें पढ़ते हैं, एक होता है केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है ना, और एक होता है केमिस्ट्री सेकेंड। एक एक करके इनके चैप्टर की हम बात करेंगे और कितने नंबर का आता है। इसमें पहला जो चैप्टर आप पढ़े होंगे वह होता है ठोस अवस्था, दूसरा इसमें आप पढ़ते हैं विलयन, तीसरा पढ़ते हैं वैद्युत रसायन, तीसरा आप पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी, चौथा चैप्टर आप इसमें पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन, ये ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, ठीक है। और इसमें इसके बाद आप पढ़ते हैं पी ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, ये इतना चैप्टर आपने रसायन विज्ञान फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये जो आप चैप्टर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें से जो ठोस अवस्था है यह आपका पूछा जाता है 5 नंबर का। बोर्ड एग्जाम में ठोस अवस्था से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, विलयन से 7 नंबर का, वैद्युत रसायन से 5 नंबर का, ठीक है ना, रासायनिक बलगतिकी से भी 5 नंबर, पृष्ठ रसायन से आपका 5 नंबर, पी ब्लॉक से 7 नंबर, इससे भी आपका 4 नंबर और इससे आपका 6 नंबर। ये इस तरीके का आपका फर्स्ट पेपर का ये मार्क्स हैं आपके, कितने मार्क्स का आपका किस चैप्टर से आता है। यहां पर अगर हम टोटल कर लें तो टोटल आपका हो गया 44 मार्क्स, यानी 44 नंबर का केवल और केवल रसायन विज्ञान फर्स्ट पेपर अगर आपकी तैयारी है तो रसायन विज्ञान फर्स्ट पेपर से आपको 44 नंबर ये दिला देगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है, कहते हैं सर ये तो पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, इसको सॉल्व करना इतना आसान तो है नहीं, आप कह रहे हैं कि 44 का आता है। तो इसमें देखिए क्या है, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं ये यही 4 हैं, इन्हीं से न्यूमेरिकल आता है। इसमें न्यूमेरिकल का सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका विलयन और रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से तो जो भी प्रश्न आपका आएगा इसको 2 और 3 नंबर में डिवाइड कर लीजिए, 2 नंबर का थ्योरी और 3 नंबर का न्यूमेरिकल। इसमें भी आपका 2 नंबर का थ्योरी और 3 नंबर का न्यूमेरिकल। इसमें आपका न्यूमेरिकल जो निकालने के लिए आता हो वो घनत्व पे आता है, जो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, ठोस के अणुओं का घनत्व Z करके जो फार्मूला आप पढ़ते हैं वो घनत्व निकालने के लिए। 2 नंबर में आपका साटकी दोष क्या होता है, फ्रेंकेल दोष क्या होता है, साटकी दोष फ्रेंकेल दोष में डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। आणविक ठोस क्या होता है, ठीक है ना, ठोस अणुओं का संकुलन क्या होता है, यह आप इसमें ठोस अवस्था में आप देख सकते हैं। विलयन की अगर हम बात करें तो विलयन में एक आपका 4 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल तय रहता है, इसमें कहीं कोई शंका संदेह नहीं है, 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, न्यूमेरिकल आप अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनमें आपका सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की यूनिट क्या क्या होती है, जैसे मोल प्रभाज क्या हो गया, मोल अंश क्या हो गया, मोललता क्या हो गई, मोलरता क्या हो गया, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह आपका राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम का आप निकाल सकते हैं मोल प्रभाज के साथ संबंध क्या है, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ की सीमाएं क्या हैं, हिमांक का उन्नयन और आपका क्वथनांक का
क्वथनांक उन्नयन और हिमांक का औनवन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो विलयन में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परासरण और विसरण। परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है, प्रतिपरासरण जिसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप थ्योरेटिकल तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी चीज रासायनिक बल गतिकी में क्या, रासायनिक बल गतिकी में आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया या अर्ध आयुकाल या निकालना आपका डेरिवेशन में काम है, ये आपको करना ही करना है। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपके हो सकता है कि कई बार ये 4 नंबर में भी आ जाते हैं और कई बार 3 नंबर में आ जाते हैं। दूसरा इसमें जो न्यूमेरिकल आता है उसमें ये पूछा जाता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 10% अगर 50 मिनट में पूरा हो रहा है तो इसका 90% कितने समय में पूरा होगा, ये चीज आपको इसमें निकालने के लिए आता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये आता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए सांद्रता का मात्रक निकालना है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता की यूनिट अलग अलग होती है और ये आपसे निकालने के लिए पूछा जाता है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर निकालना, कैसे निकालना है। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें आप कारक में ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सारी चीजें, रिएक्शन कंडीशंस जो होती हैं वह इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल आपको पसंद नहीं है, तो एक चैप्टर इसमें ऐसा है जो आपकी मदद करेगा और वो है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत आसानी से आप थ्योरेटिकल पोर्शन को आराम से ये 5 नंबर अपना भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास क्या है, अधिशोषण है, अवशोषण है, द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड है, कोलाइड क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, अपोहन क्या होता है, कोलाइड का शुद्धिकरण जो होता है, रक्षी कोलाइड क्या होते हैं, स्वर्ण संख्या क्या होती है। ये जितने भी हम टॉपिक आपको अभी गिना दिए, ये सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब कभी भी कोई भी पेपर बनाता है आपका, तो इन टॉपिक्स में से मैक्सिमम चीजें आपके एग्जाम में आनी रहती है, ठीक है ना। पी ब्लॉक का जो तत्व, ये 7 नंबर आप देख रहे हैं। पी ब्लॉक में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। इसमें 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, इतने वर्ग हैं। इसमें 15वें वर्ग हैं, 16वें वर्ग हैं और 17, 18 वर्ग हैं। इस वर्ग में आप नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है, ये आप जानते हैं। ये आपका फास्फोरस परिवार है, ये हैलोजन है और यह आपका अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन परिवार अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें अमोनिया कैसे बनता है, हैबर विधि से अमोनिया। यहां दूसरा अगर आपको निकालना है तो इसमें ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 कैसे बनाते हैं, ये बनाने की विधि है, ये ओस्टवाल्ड विधि है। ओस्टवाल्ड विधि से आप कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फास्फोरस परिवार के तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें आप फास्जीन गैस पढ़े होंगे, ये PS3 होता है, ये फास्जीन गैस है। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें अगर आप आ जाइए तो इसमें आप हैलोजन परिवार के तत्वों की विशेषताओं का पूछा जाता है कि विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इनका आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे परिवर्तित होता है, संयोजकता कैसे परिवर्तित होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम निकालते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। यहां पर डी तथा एफ ब्लॉक का जो तत्व है, इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व आपका पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, रंगीन विलयन क्यों बनाते हैं, ठीक है ना, रंगीन विलयन क्यों बनाते हैं, या ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ये क्यों इसमें बनाते हैं, ये जरूर पूछा रहा है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको जरूर से याद करना है। ये जो उपसंयोजी यौगिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपके संकर यौगिक के लिए। संकर यौगिकों में IUPAC नाम, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर डिफिनेशन की हम बात करें तो लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय यौगिक क्या होता है, उपसंयोजी यौगिक क्या होते हैं,
ये सब आपको देखने की जरूरत है। हम अभी किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि इसमें ये चीजें पढ़नी है। अगर आप फर्स्ट पेपर में इतनी चीजें हमने जो बताई है अगर आप ये कर ले रहे हैं तो टोटल देखिए यहाँ 44 मार्क्स का आ रहा है, इसमें से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आप नहीं देख करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पेपर आपका बहुत खराब हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल को आपको छोड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है। अगर न्यूमेरिकल से आप भागते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। इसमें दिक्कत आपका ये होगा कि उससे आपका परसेंटेज खराब हो जाएगा और आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्बनिक रसायन की, कार्बनिक रसायन आपका जो है अकार्बनिक रसायन यानी फर्स्ट पेपर के केमिस्ट्री से काफी मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपके कम से कम 12 नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन का मतलब यह है कि जो वैज्ञानिकों के नाम वाले रिएक्शन है, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या हो गई, स्मिट अभिक्रिया क्या हो गई, गैब्रियल अभिक्रिया क्या हो गई, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, राइमर टीमर अभिक्रिया क्या है, ये सब आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनको आपको याद ही करना है। कोई इसका ऐसा तरीका नहीं है कि आपका क्या हो कि आप आसानी से उसको एक बार देख लें तो आप ऐसा। केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू से ही स्टूडेंट इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर 100 स्टूडेंट हैं तो मुश्किल से 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री को पसंद करते होंगे, क्योंकि रात में अगर अभी आप पढ़ ले रहे हैं तो सवेरे उठेंगे तो 40% से ऊपर चीजें आप इसमें भूल जाते हैं। अब इसके बाद इसमें सेकेंड पेपर की अगर बात करें केमिस्ट्री में तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। दूसरा चैप्टर अगर इसमें है, दूसरा चैप्टर अगर इसमें देखा जाए तो दूसरा है आपका एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल है और ईथर है, ठीक है। इसके बाद आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा इसमें आपका है नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। इसके बाद इसमें है आपका जैव अणु, ठीक है। इसमें आपका ये चैप्टर जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है 5, ये भी 5, ये आपका 6, ये आपका 4 और ये आपका 6। इस तरीके से ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल आप जोड़ेंगे तो शायद 26 आएगा। 6 4 10 6 16, हाँ 26 नंबर का आ रहा है। तो सेकेंड पेपर जो आपका पूछा जाता है वो कितने का आ गया, 26 मार्क्स का। उसकी तुलना में अगर आप फर्स्ट पेपर देखें तो ये कितने का था, चैप्टर हालांकि बढ़ रहे थे लेकिन था कितने का, ये 44 मार्क्स का। अब इसमें आपका क्या है, ये जो भी आप देख रहे हैं ये टोटली रिएक्शन बेस है। केमिकल रिएक्शन अगर आपको नहीं आती है तो इसमें आप एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो आपको पेपर में छठा और सातवां प्रश्न आता है वो इन्हीं में से आता है। हेलो एल्केन्स की रिएक्शन कैसे होती है, एल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन कैसे होती है। इसमें फिनॉल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिनॉल कैसे बनाते हैं, या फिनॉल की अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया है। वही हाल आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये बनाने की विधि, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है या फार्मिक अम्ल है, इनको बनाने की विधि आपसे पूछी जा सकती है। इनका केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड पेपर में इन चीजों के। नाइट्रोजन यौगिकों में आपका एमीन है, इसको आपको एमीन के बारे में पढ़ना है। एमीन कैसे बनता है, इसके रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है। सबसे जरूरी चीज इन कार्बनिक यौगिकों का टेस्ट आपसे पूछा जाता है कि कैसे आप जानेंगे कि ये आपका एल्कोहल है, ये आपका फिनॉल है, ये आपका ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैव अणु में आपके लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, ये सब आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन, डीएनए, आरएनए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में इसके अलावा पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये तो आपको जानना ही है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो आता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे, ग्लूकोज स्ट्रक्चर
कि ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, ग्लूकोज के 4 आप रिएक्शन लिखिए जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रिएक्शन इस तरीके की होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप अधिक से अधिक समय आप केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में दें और थोड़ा कम समय केमिस्ट्री सेकंड पेपर में दें। अब ऐसा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर केमिस्ट्री सेकंड पेपर पसंद है तो वो कम समय का मतलब ये नहीं है कि ये आप पढ़ें ही नहीं, ठीक है ना, इसको भी आप उतना ही पढ़िए। पहले तो आप कोशिश ये करिए कि ये 44 नंबर आपके पूरे के पूरे हो जाएं, यानी इसकी तैयारी का मतलब ये है कि इससे आधे मेहनत में ये आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शंस बहुत कम है और इसमें पूरा रिएक्शन भरा हुआ है। तो एक रिएक्शन आप इतना आसान नहीं है कि एक रिएक्शन, हाँ बार बार इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत की जरूरत है, तब कहीं जाके आप ये 26 नंबर के हकदार होंगे। अब देखिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है उसको इसमें से कोई भी चैप्टर तैयार नहीं हो। सबसे आसान तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हर कोई तैयार कर सकता है। तो ये 6 नंबर आपके इसके क्या हो गए, प्लस हो गए। अब इनमें बचा आपका ये 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर में से भी अगर आप कोई 2 चैप्टर कर लेते हैं तो ये 11 हो गया। 6 1 7 4 11, 2 और 4 6, 61 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, या पूरा गलती आप करेंगे इसमें 100% है, इसमें आपका क्या है, ऐसा नहीं है आपकी तैयारी कि आप क्या कर पाए, पूरे क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप घबरा जाएं कि कर ही नहीं पाए। इसमें क्या होता है, बायोलॉजी स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं फिजिक्स तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर को भी अच्छा करते हैं, सेकंड पेपर आते आते क्या हो जाता है, वो फेल कर जाते हैं और उसमें इनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से परसेंटेज उनका डाउन हो जाता है और परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें। तो ये एक प्लानिंग के तहत आप क्या करिए, काम करिए। मैंने ये वीडियो इसीलिए आपको बना के दे दिया है जिसकी मदद से आपको क्या मिल जाए कि आप ये एनालिसिस कर पाए कि किस चैप्टर पे हमें कितना समय देना है और उसके हिसाब से आपको उस चैप्टर की तैयारी करनी है। थैंक यू।